हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं। ये एक तरह से आपके साइकोलॉजी का मॉडल पेपर है, यानी जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ये आपके सभी क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। अगर इस 30 क्वेश्चनों में से अगर आपके 24 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो निश्चित तौर से आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, तो देखते चलिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो समावेशी शिक्षा सबसे उपयुक्त रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। अगर मैं बहुत सी बार बताता हूँ कि एरिक्सन की 145 अवस्थाओं में, यानी है तो 8 अवस्थाएं, लेकिन इनमें से 145 क्रमांक है, यानी 1, 4, 5 ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 5 नंबर की अवस्था है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा है यानी एक तो खुद की भूमिका नहीं समझ पाता है और समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो देखिएगा इसमें से कौन सा होगा। देखिएगा, ये कह रहा है अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ये बात तो सही है। अहम पहचान एक ऋणात्मक, ये नेगेटिव गलत है। अहम पहचान तटस्थ को क्या कह रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल, तो ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कोई पहलू नहीं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर आपने BSER बोर्ड लगता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये अजमेर वाला, अगर इसकी आपने बुक पढ़ी होगी ना साइकोलॉजी की 11वीं क्लास की, कौन सी क्लास की, क्लास 11वीं की साइकोलॉजी की बुक आती है, तो उसमें यही स्टेटमेंट दे रखा है जो इसमें दे रखा है ना, इसी प्रकार का। तो ये मैं ये कहूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से बना है, लेकिन उसकी बुक में दे रखा है इसी प्रकार के जो अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। किसमें? सृजनशील बालक में। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप अगर ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, उसमें परंपरागत विचार होते हैं ना, ये वाली विशेषता नहीं होगी। बाकी उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी और एक्सट्रीम क्यूरोसिटी होगी, हर चीज़ को जानने की इच्छा होगी, उच्च कल्पनाएं होंगी या इमेजिनरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों तो संबंधित ही नहीं होगी, वो हो जाएगी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी या डालती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास है ये आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। कैसा डालती है? नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। कैसा डालेगी? नेगेटिव ही डालेगी। तो इस वजह से इसे इंक्लूड नहीं करते इसमें। ठीक है, बाकी इसे करेंगे जैसे सामाजिक रूप से स्वीकृति व्यवहार या स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना या सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, तो ये तीनों हो जाएंगे। 4 नंबर गलत हो जाएगा। वाइगोस्की का जो समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है, ये किससे संबंधित होता है? हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बच्चे किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, वही होता है आपका ZPD। समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई शिक्षार्थी है अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, निर्धारणात्मक। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये पूछा ना हो, इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं और रीड में तो इससे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है या अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था? शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल शानदार है। तो ये स्पष्ट किया गया था आपके NCF 2005, इसे नेशनल करिकुलम बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार है। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इस प्रकार के। वृद्धि एवं विकास किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ऐसे कह रहा है। यानी वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, सही बात है। शरीर के अनुपात में भी परिवर्तन होता है, ये भी बात सही। पुराने लक्षणों का विलोपन होता है, ये भी बात सही। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है, ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे ये सभी सही हैं। ABCD ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये किसके स्टेटमेंट है? सभी श्रीमती हरलॉक के स्टेटमेंट है, यानी कह सकते हैं श्रीमती हरलॉक के द्वारा ही ये चारों स्टेप बताए गए थे, तो उन्हीं से संबंधित पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है। तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा।
हम तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को छीण करती है, और छीण को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इम्पेयर्स करती है, यानी एक तरह से छीण कमजोर करना है, ऐसी कोई कह सकते हैं अभिप्रेरणा से संबंधित बात नहीं होती है, यानी नेगेटिव करना उन्हें अभिप्रेरणा को। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही गलत था, बाकी सभी पॉजिटिव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है आपका 10 नंबर। इसमें पूछा कॉलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमिलित कीजिएगा। नैतिकता की अवस्था दे रखी है, नैतिकता का स्तर दे रखा है। अच्छे अंतर्व्यक्ति का संबंध, व्यक्तिवाद, विनिमय और सामाजिक अनुबंधन, व्यक्तिगत अधिकार और एक सार्वभौमिक नियम। देखिएगा इसमें क्या है कि स्टेजें दे रखी हैं, ये स्टेजों के नाम हैं और वो किससे संबंधित है वो हमें बताना है। देखिएगा अगर हम थर्ड लेवल पे जाते हैं तो इसमें एक तो आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, एक आती है एथिकल यूनिवर्स वाली, तो ये तो इससे मिल जाएगा, यानी 4 नंबर। और कहीं ना कहीं आपका 3 नंबर भी इसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब है व्यक्तिवाद एवं विनिमय और अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। और एक चीज़ काम कीजिएगा यार, नीचे कोड दे रखे हैं, उनसे आसानी होगी पहचानने में। देखिएगा इसे ऐसे कर लेते हैं, इससे हमें भी आसानी होगी। देखिएगा अब देखते चलिएगा, मैंने बताया था कि सी और डी है, ये दोनों 3 से संबंधित हैं। तो सी और डी, ये सी और डी है, ये 3 से संबंधित किसमें, इसमें ही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। अब बाकी मिला लीजिएगा। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध आपके लेवल 2 से आ जाएंगे, जिसमें गुड गर्ल नाइस बॉय आता है। साथ ही साथ इसमें लॉ एंड ऑर्डर, यानी लेवल 2 की 2 अवस्थाएं होती है, 3 नंबर की और 4 नंबर की। 3 नंबर की होती है गुड गर्ल नाइस बॉय, ये तो पढ़ी होगी। दूसरी होती है यानी 4 नंबर की, इसी में लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये भी पढ़ी होगी आपने। अगर फर्स्ट की बात करें व्यक्तिवाद और विनिमय, इसमें 2 अवस्थाएं चलती हैं। एक तो होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो 1 नंबर की होती है। दूसरी नंबर की होती है वो यही होती है व्यक्तिवाद एवं विनिमय, या इसी बोलते थे टिट फॉर टैट वाली अवस्था, टिट फॉर टैट। तो ये चीज़ समझे होंगे, ये दोनों थी वो 3 लेवल है, यानी लेवल 3 में आती है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। आसानी क्वेश्चन था, अगर आप कि 1-2 पकड़ जाते ऑप्शन तो उससे ये आसानी से हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब अधिगम करता है कि किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, उसे क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने नहीं देखा, उसे बोलते हैं रैंडमली सीखना, यानी प्रासंगिक। देखिएगा अब यही तो कन्फ्यूजन की बात हो जाती है। प्रासंगिक वो इसे ही रैंडमली बोलते हैं, रैंडमली, ठीक है। और इसे ही इंग्लिश में दूसरा पर्यायवाची हो जाएगा इसका इंसिडेंटल, यानी इसका भी मतलब रैंडमली है, इसका भी मतलब रैंडमली है, दोनों ही का मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरणों के संबंध में सही नहीं है। देखिए ये सार्वभौमिक होते हैं, ये बात सही है। ये जन्मजात होते हैं, ये भी बात सही है। जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी बात सही है। वे व्यक्ति की ये कह रहा सम स्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं यही जाके ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, वो यही राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।